हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेविस के अपवर्तन चक्र की संकल्पना अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्तन चक्र की जो संकल्पना है वो क्या है। सबसे पहले 1785 में जेम्स हटन ने चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। इसी आधार पर इन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि जो जेम्स हटन है उन्होंने 1785 में चक्रीय पद्धति का जो है वो सिद्धांत का अवलोकन किया। धरातल पर आंतरिक बलों द्वारा उत्थान द्वारा पर्वत, पठार इत्यादि का निर्माण तथा अवतरण अथवा धंसाव के द्वारा झीलों, सागरों आदि का निर्माण होता है। इसी प्रकार जो बाह्य बल है जिसमें बहता हुआ जल, भूमिगत जल, सागरीय तरंगे, हिमानी आदि प्रमुख है। अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न धरातलीय विषमताओं जैसे उत्थान है, अवतरण है को बाह्य बलों द्वारा इन विषमताओं को दूर करने का प्रयत्न जो है वो किया जाता है। यानी कि जो आंतरिक फोर्सेज हैं उनके द्वारा पर्वत, पठार आदि का निर्माण होता है और जो बाह्य फोर्सेज है उनके द्वारा जो है इन विषमताओं को दूर करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। अब हम देखते हैं डेविस का भौगोलिक चक्र, ज्योग्राफिक साइकिल ऑफ डेविस। सर्वप्रथम अमेरिकन भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। यानी कि डेविस ने 1899 में अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें इन्होंने नाम दिया भौगोलिक चक्र। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड यानी कि एक उठा हुआ भूखंड अपवर्तन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यहाँ पर डेविस ने बहुत ही एक सिंपल परिभाषा दी है कि जो भौगोलिक चक्र है वो एक समय की एक वो अवधि है जिसमें कोई भी उठा हुआ भूखंड है, चाहे वो पर्वत हो चाहे वो पठार हो, वो अपवर्तन के प्रोसेस द्वारा प्रक्रम के द्वारा प्रभावित होकर एक लंबे समय के बाद आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यानी कि उसमें अपवर्तन इतना अधिक होता है, धीरे धीरे वो जो है उठा हुआ जो भूभाग है वो एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। 1899 में डेविस ने सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और डेविस ने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना अर्थात स्ट्रक्चर, प्रक्रम प्रोसेस तथा समय या अवस्था स्टेज का प्रभाव होता है। इनकी डेविस ने इन तीन चीजों पर यहाँ पर बल दिया है, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था को। इसी आधार पर डेविस ने प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। A landscape is a function of structure, process and stages। यहाँ आप जो ये तीन डेविस ने पॉइंट्स बताए हैं, संरचना, प्रक्रम और अवस्था को, इनको आप ध्यान में रखेंगे और इन तीनों प्रकार को, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था को डेविस के त्रिकुट, ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से जाना जाता है। इनकी जो संरचना है, प्रक्रम है और अवस्था है, इसको डेविस के त्रिकुट के नाम से या ट्रायो ऑफ डेविस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डेविस ने परिभाषा दी है जियोमॉर्फिक साइकिल, आल्सो कॉल्ड जियोमॉर्फिक साइकिल ऑफ साइकिल और साइकिल ऑफ इरोजन, थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म। इन दिस थ्योरी फर्स्ट सेट फोर्थ बाय विलियम मॉरिस डेविस बिटवीन 1884 and 1934, landforms were assumed to change through time from youth to maturity to old age, each stage having specific characteristics। यानी कि डेविस ने इसमें बताया है कि जो ज्योग्राफिक साइकिल है ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, यूथ है, मेच्योरिटी है, ओल्ड एज है और उसके बाद में जो उठा हुआ भूखंड है वो एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेविस ने उत्थान और अपवर्तन के बारे में
किस प्रकार से अपनी बात को रखा है। डेविस का अपरदन चक्र स्थल खंड में उत्थान से प्रारंभ होता है, यानी कि जो डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोजन है ये सबसे पहले उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता है अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि डेविस ने इस बात पर बल दिया है कि जब तक स्थल खंड में उत्थान होगा, उसका विकास होगा, तब तक जो है अपरदन जो है, इरोजन जो है वो प्रारंभ नहीं होगा और उसकी जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो छोटी होगी। यहाँ इसमें हम देख सकते हैं उत्थान की छोटी अवधि को यहाँ पर दिखलाया गया है, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण होता है अपरदन प्रारंभ हो जाता है तथा वह चक्र के अंत तक चलता रहता है। इस तरह डेविस के अनुसार उत्थान तथा अपरदन साथ साथ नहीं चलते हैं। जैसे कि डेविस ने बताया कि पहले उत्थान होता है, उसकी अवधि छोटी होती है, उसके बाद जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है उसके बाद में जो अपरदन है, इरोजन है, वो प्रारंभ होता है और उसकी अवधि जो है काफी लंबी होती है और ये चक्र के अंत तक चलता है। तो यहाँ मैं पुनः एक बार बताना चाहूंगा कि डेविस ने इस बात पर बल दिया है कि सबसे पहले स्थल खंड का उत्थान होता है और उत्थान की अवधि छोटी होती है और जब तक उत्थान चलता है तब तक अपरदन जो है वो प्रारंभ नहीं होता है और जैसे ही उत्थान समाप्त होता है उसके बाद अपरदन आगे तक चलता रहता है, जिसकी अवधि जो है वो काफी लंबी होती है। अब हम जो डेविस ने अपना सिद्धांत बताया है उसका ग्राफ के द्वारा उसको देखते हैं। ग्राफ में दो वक्र दिखाए गए हैं। ऊपरी वक्र स्थल खंड के उच्च भाग को तथा निचला वक्र घाटी तल को प्रदर्शित करता है। इनकी जो आगे इसमें ग्राफ दिया हुआ है कि डेविस ने जो ग्राफ में जो ऊपरी वक्र है ये स्थल खंड के उच्चस्थ भाग को और निचला वक्र जो है घाटी तल को इसमें दिखलाया गया है। लंबवत रेखा क ख के सहारे स्थल खंड की ऊंचाई तथा क्षैतिज रेखा क ग के सहारे समय दिखाया गया है। चक्र को 3 भागों या अवस्थाओं में विभाजित किया, यानी कि जो डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसको 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यहाँ पर इस ग्राफ में हम देख सकते हैं ये इसकी प्रथम अवस्था है, यहाँ इसकी ये द्वितीय अवस्था है और यहाँ इसकी ये तृतीय अवस्था है और यहाँ पर ये ऊंचाई को दिखलाया गया है और यहाँ पर है जो ये समय या अवस्था को दिखलाया गया है। और यहाँ इन तीनों अवस्थाओं में इसको यूथ स्टेज, फर्स्ट स्टेज को, सेकंड स्टेज को मैच्योर स्टेज और जो थर्ड स्टेज है इसको ओल्ड स्टेज के नाम से भी इन्होंने इसको संबोधित किया है। और इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहले उत्थान होता है और उत्थान के बाद में धीरे धीरे जो है वो अपरदन जो है ऊपरी और निचले वक्र पर प्रारंभ हो जाता है और अंत में जो संपूर्ण उठा हुआ भूभाग है वो एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है। यहाँ इसमें ये मोनार्ड लिखा हुआ है। मोनार्ड से तात्पर्य है कि इस आकृति विहीन समतल मैदान में कहीं कहीं जो है कुछ कठोर भूभाग जो है या कठोर रॉक्स दिखलाई देती हैं, उनके अवशेष दिखलाई देती हैं, उनको डेविस ने मोनार्ड के नाम से जो है वो संबोधित किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम अवस्था। इस अवस्था में स्थल खंड का उत्थान प्रारंभ होता है। यह उत्थान क से प्रारंभ होकर ए तथा ब बिंदुओं तक चलता है, यानी कि इस अवस्था में केवल जो है उत्थान जो है वो प्रारंभ होता है और क से प्रारंभ होता है तथा ए तथा ब बिंदुओं तक चलता है। ब के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है। अपरदन के अभाव में ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों बढ़ते हैं, यानी कि प्रथम अवस्था में चूंकि अपरदन नहीं हो रहा है इस कारण से जो स्थलीय भाग है उनकी ऊंचाई भी बढ़ती है तथा उच्चावच है वो भी उनके बढ़ते हैं। इसी प्रकार से द्वितीय अवस्था ये तथा ए के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में द्वितीय अवस्था जैसे ही प्रारंभ होती है अब जो स्थल खंड में उत्थान होना था वो समाप्त हो गया तथा अपरदन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ऊपरी वक्र अर्थात जल विभाजकों के शीर्ष तथा चोटियों पर अपरदन नहीं होता है, परंतु निचले वक्र अर्थात घाटियों में अपरदन सर्वाधिक होता है। इस द्वितीय अवस्था में जो नीचे वाला जो भाग है घाटियां उनमें अपरदन ज्यादा होता है, ऊपर वाली जो चोटियां हैं पहाड़ों की उनपे अपरदन जो है वो नहीं होता है। निम्नवर्ती अपरदन के कारण
नदियों की घाटियां अधिक गहरी होती जाती है। यानी निम्नवर्ती का मतलब है कि घाटियों के जो बॉटम है, उनका जो पेंदा है, उसमें अपरदन जो अधिक होता है, जिसकी वजह से घाटियां अधिक गहरी होती जाती है। उत्थान समाप्त होने के कारण अक्षय रेखा समानांतर रहती है, जबकि अपरदन के कारण वैध रेखा निरंतर झुकती जाती है। यानी कि उत्थान समाप्त हो गया, उसकी वजह से ऊपरी जो भाग है, ऊपरी वक्र है, वो लगभग समानांतर रहता है, लेकिन नीचे वाली घाटियों में जो है वो अपरदन प्रारंभ हो गया, इसलिए वो लगातार नीचे की ओर झुकती जाती है। परिणाम स्वरूप ऊंचाई स्थिर होती है, परंतु उच्चावस्थ निरंतर जो है वो बढ़ता जाता है। यह चक्र की तरुणावस्था का लक्षण है। इसी प्रकार हम देखते हैं तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था का समय सबसे अधिक लंबा होता है तथा इसी के अंतर्गत अपरदन चक्र की प्रौढ़ तथा जीर्ण अवस्थाएं संपन्न होती है। यानी कि इस अवस्था का जो समय है, टाइम है, वो बहुत लंबा होता है। अब क्षैतिज अपरदन भी प्रारंभ होता है। यानी कि पहले तो निम्नवर्ती अपरदन हो रहा था, अब जो क्षैतिज अपरदन है वो भी प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण ऊपरी वक्र अर्थात कटक के शीर्ष पर भी अपरदन जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि इस तृतीय अवस्था में जो ऊपरी भाग है कटक, उनके भी ऊपर अपरदन प्रारंभ हो जाता है। लंबवत अपरदन की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन अधिक होता है। परिणाम स्वरूप ऊंचाई तथा उच्चावच दोनों घटने लगते हैं। कि इस तृतीय अवस्था में लंबवत अपरदन की अपेक्षा जो क्षैतिज अपरदन है वो अधिक होने से ऊंचाई और उच्चावच है वो दोनों घटने लगते हैं। यह अपरदन की प्रौढ़ावस्था का समय है। इस समय नदियां क्रमबद्ध हो जाती है तथा संतुलित परिच्छेदिका का निर्माण जो है वो करती है। कि जो अपरदन है उसकी ये प्रौढ़ावस्था का समय होता है और जो नदियां हैं वो भी एक सिस्टम में जो है वो बहने लग जाती है। इसके पश्चात लंबवत अपरदन पूर्णतया समाप्त हो जाता है तथा क्षैतिज अपरदन अधिक सक्रिय हो जाता है, जिस कारण ऊपरी वक्र तीव्रता से नीचे झुकते जाते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चावच भी तेजी से घटने लगती है। यानी कि इस तृतीय अवस्था में ऊपरी जो भाग है, ऊपरी वक्र है, यहाँ पर भी अपरदन अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से लगातार उनकी जो ऊंचाई है वो नीचे की ओर झुकती जाती है, कम होती जाती है। अंततः संपूर्ण स्थल खंड एक आकृति विहीन मैदान में बदल जाता है, जिसे डेविस ने पेनी प्लेन अथवा संप्राय मैदान का नाम दिया। कि लास्ट में बहुत लंबे समय के बाद में जो पूरा जो स्थल खंड है वो एक आकृति विहीन मैदान से तात्पर्य है कि उसमें जो उच्चावच थे, उसमें जो उठे हुए भाग थे, वो सब अपरदन के कारण से समतल हो जाते हैं, उनमें कटाव हो जाता है और वो एक मैदान के रूप में बदल जाता है, जिसको डेविस ने पेनी प्लेन या संप्राय मैदान का नाम दिया है। और पेनी प्लेन की सामान्य सतह पर कठोर चट्टानों का भाग अपरदन के अवशेष के रूप में दिखलाई देता है, जिन्हें मोनार्ड नाक के नाम से जाना जाता है, और यह जीर्णावस्था होती है। यानी कि जो पेनी प्लेन है उसी में कुछ कठोर चट्टानों के भाग अपरदन के अवशेष के रूप में दिखाई देते हैं, जिनको डेविस ने मोनार्ड नाक के नाम से संबोधित जो है वो किया है। इसी के साथ इस सिद्धांत में भी हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पेनी प्लेन का अपरदन के बाद में इस तरह से स्वरूप दिखलाई देता है। और इस नीचे वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पेनी प्लेन में बीच-बीच में जो चट्टानों के कठोर अवशेष भाग जो है वो दिखलाई देते हैं, जिनको मोनार्ड नाक के नाम से जाना जाता है। और इसमें डेविस की जो तीनों अवस्थाएं हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज, को दिखलाया गया है कि किस प्रकार से स्टार्टिंग में जो है अपरदन प्रारंभ होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ओल्ड एज आते आते संपूर्ण जो भूभाग है वो एक आकृति विहीन मैदान में जो है वो बदल जाता है। अब हम देखते हैं डेविस के सिद्धांत की जो आलोचना है। आलोचना में जर्मन विद्वानों ने कहा कि जो चक्र शब्द दिया गया है ये एकदम से भ्रामक है, इसमें चक्र जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जो ओमाल महोदय हैं, उन्होंने कहा कि डेविस ने अपरदन चक्र की संकल्पना का अधिक ज्यादा सरलीकरण कर दिया है। इनकी ओमाल ने कहा कि बहुत ही ये सरल प्रकार का जो है वो सिद्धांत है। डेविस की उत्थान तथा अपरदन के बीच संबंधों की संकल्पना भ्रामक है। यानी कि डेविस ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि पहले उत्थान होता है और जैसे ही उत्थान समाप्त होता है उसके पश्चात अपरदन प्रारंभ होता है। तो ये जो बात है, ये इस कॉन्सेप्ट में जो उन्होंने दिया ये बहुत ही डाउटफुल है, भ्रामक है।
अपर्दन उत्थान की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, बल्कि जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। यानी कि आलोचकों ने कहा कि कभी भी अपर्दन जो है वो वेट नहीं करता है कि कब उत्थान समाप्त होगा और कब जो है अपर्दन शुरू होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि उत्थान के साथ ही अपर्दन भी प्रारंभ हो जाता है। डेविस ने उत्थान की अवधि छोटी बताई है, जबकि उत्थान का समय भी लंबा होता है। यानी कि डेविस ने अपने सिद्धांत में शुरू में बताया था कि उत्थान की जो अवधि है वो काफी छोटी होती है और अपर्दन की अवधि काफी लंबी होती है, जबकि उत्थान की अवधि है वो भी काफी लंबी होती है। डेविस का यह मत कि स्थल खंड उत्थान के पूर्ण हो जाने पर लंबे समय तक स्थिर रहता है मान्य नहीं है। कि डेविस ने यह भी बताया कि उत्थान खंड स्थल खंड जो है उत्थान के पूर्ण हो जाने पर लंबे समय तक एकदम से स्थिर अवस्था में रहता है, यह बात भी मान्य नहीं है। इसी प्रकार हेक, सोर्ले तथा स्टालर महोदय ने इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से अस्वीकार किया। कि हेक, सोर्ले तथा स्टालर महोदय ने कहा कि यह कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन इन आलोचनाओं के उपरांत भी जो डेविस का भौगोलिक चक्र का सिद्धांत है वो भी अभी भी स्थल रूपों के अध्ययन में इसका बहुत ज्यादा महत्व जो है वो बना हुआ है। इसी के साथ में ये जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्लैंक के अपर्दन चक्र की चर्चा करेंगे, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। आपको इस टॉपिक संबंधित कुछ और स्टडी करनी है तो आप इनमें से किसी भी बुक का अध्ययन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इस टॉपिक से संबंधित कोई भी पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ एक ऐप है, मोबाइल ऐप है माई बुक लो, वहां से आप जो है इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।